खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें फिर इस पर तबसरे करते हैं। हुकूमत का एक अहम इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन नहीं आ सकी और ये सवाल किया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं अपोजिशन को ला सकी। गवर्नमेंट बेचारी क्या करे और गवर्नमेंट कहाँ पर है। बहरहाल उसको लेके आना चाहिए था, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कितनी स्पेस हमने रख छोड़ी है अपोजिशन के लिए जब से ये नई डिस्पेंसेशन आई है। इस पर बात करेंगे। बानी पीटीआई को पैरोल पे रहा करने की बात उनके अपने वकील और उनके अपने लीडर्स कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात पीछे चल रही है कि कोई सिलसिला है या नहीं है, मगर इस पर बात करेंगे। मगर दूसरी तरफ तो हमें यह बताया जाता है कि वो बड़ी खंदा पेशानी से, बल्कि अब तो खुद गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बानी पीटीआई इस खंदा पेशानी से इतनी जुर्रत के साथ अपनी जो है वो जेल काटेंगे। बहरहाल वो चेहरे से किसी तसव्वुर का पता नहीं चलने देते, अंदर क्या गुजरती है ये तो अल्लाह ही जानता है। इज़राइल एक दुनिया की सबसे बड़ी, मैं इसे कैकिस्टोक्रेसी कहूँगा। कैकिस्टोस जो है वो एक यूनानी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बदतरीन, यानी जिस समाज में बदतरीन लोग हुक्मरान बन जाएं उसे कैक्टोक्रेसी कहते हैं। इज़राइल के हवाले से तो मैं वसूख से कह सकता हूँ, अलबत्ता हम आपकी अक्ल सलीम पे दीगर ममालिक और अपने मुल्क के बारे में आपकी सवाबदीद पर छोड़ते हैं कि यहाँ किस नौ का निज़ाम है। बहरहाल इस पर बात करेंगे, मगर एक बात ज़रूर मैं ये कहूँगा कि अपनी रिहाई के लिए अपनी वारदात जो उसने कर रखी है, जो लोगों से तोहफे लेकर वो कुछ कंपनियों को फ़ायदे पहुंचाता रहा है, एक क्रिमिनल यानी फाइनेंस, वैसे तो क्रिमिनल है, वार क्रिमिनल है। आज जो ये सदर है, कहाँ का क्या नाम है उसका, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आजकल पकड़ के ले गई है, जो बड़ी गालियाँ वालियाँ भी देता रहता था अमरीकी सदूर को, डुटर्टो को अगर पकड़ा जा सकता है तो इस दरिंदे को नहीं पकड़ा जा सकता जो सिर्फ अपनी यानी पेशी से बचने के लिए, अदालत में अपनी पेशी से बचने के लिए जो है वो ये 400 और मासूम आज लोगों की जान ली उसने गजा में। उधर मुश्किल तरीन हालात में जो एक माशी दहशतगर्दी है जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं, जिसके बतन से दूसरी दहशतगर्दी जन्म लेती है, वो जारी। 107 रुपये मियाँ साहब हमने टैक्स आयद कर रखा है पेट्रोल पर इस दौर में जब आपकी महंगाई आपके सामने है और हालात आपके सामने हैं। हाँ, अलबत्ता ये कह दिया जाता है जी वो महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, जो महंगाई हो चुकी है वो तो वही है। तो ये क्यों हो रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। मगर मियाँ साहब पहले तो इधर आते हैं। आज आर्मी ने बड़े खुल के बातें की हैं और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि आपके गवर्नर्स के बहुत गैप्स हैं और आप बार बार फौज को जो है मजबूर क्यों करते हैं कि वो इन गैप्स को करे। मगर ये क्या करें मियाँ साहब, इनकी तारीख हमें पता है, इनकी सलाहियतें हमें पता है और कौन से रास्ते हैं और कौन से लोग इक़्तिदार तक पहुंच पाते हैं, किस नौ के लोग होते हैं, किस कमाश के लोग होते हैं, ये तो अब आप ही बताएंगे मियाँ साहब। मेरे नज़दीक तो ये सारे नेकोकार और परहेजगार और इनमें कोई भी सीरियल मनी लॉन्डर नहीं मुझे नज़र आया। आपको नज़र आया तो आप बताएं। देखें काजी साहब, आज जो बैठक हुई है वो बहुत बड़ी बैठक इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामान के अंदर हुई है। सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत मिल बैठे हैं और अस्करी क़यादत ने तमाम तर वो सबूत जो है वो सामने रखी है सियासी क़यादत के, और वहाँ पर वज़ीर आज़म भी थे, चारों गवर्नर्स भी थे, चारों वज़रा आला भी थे और मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पे वहाँ पर शरीक हुए और बाकी पार्लिमानी जमातों के लीडरान जो है वहाँ पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, खुफिया एजेंसीज़ के सरबराह भी मौजूद थे, आईजीज़ भी थे, सारी जो हायरार्की है वो वहाँ पर मौजूद थी। और आज मिलकर बैठे और उन्होंने जो सियासी क़यादत के सामने तमाम तर सबूत और तमाम तर हालात जो है वो रखे और उसके बाद जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को आहनी हाथों से निपटा जाएगा और दहशतगर्दी की जितनी भी शक्लें हैं वो तमाम शक्लों के जो है वो उनका सद्भाव किया जाएगा। और इस हवाले से पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, पार्लिमान खड़ी है और मुसल्लह अफवाज जो है वो हर किस्म के वसाइल बुरुए कार लाकर इस दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ दे। ख़ास तौर पर आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वहाँ पर ख़िताब किया है। उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। उन्होंने कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आर्मी चीफ ने यह खास तौर पर कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक
अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से बनेंगे। ये खास बात उन्होंने की है, जो कि गवर्नेंस की बात की गई है और मुल्क में जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसको। मियां साहब, अगर हम दुनिया में, बिल्कुल उन्होंने जो पॉइंट आउट बातें की हैं, ये गैप्स तो मौजूद हैं, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन अगर हम इफ वी गो इनटू द व्हाई, कि क्यों है इस तरह से, अब सवाल ये है कि जिन मुल्कों में गवर्नेंस के गैप नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ इंडस्ट्री जो है वो अरूज पे जाती है, वहाँ पे बिजली की कीमतें जो हैं इतनी कम होती हैं कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर सकते हैं। वहाँ पे पेट्रोल जो है इंसानों की जेब, इंसान की जेब और पेट्रोल की कीमत में एक रिश्ता, वो समाज, वो हुकूमतें, वो निज़ाम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जो है वो क्लेप्टोक्रेसी भी कह लें, कैक्टोक्रेसी भी कह लें, कौन सा काम है जो यहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क को, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम हार्ड स्टेट कैसे बनाएंगे, जब हमारी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी होंगी, जब हमारे पास अपने दफा के लिए बेपनाह पैसे होंगे, जब हम IMF को रात को कहेंगे ताले लगाओ और घर वापस चले जाओ। इन हुक्मरानों में कोई है इस जोगा जो ये कहे? क्या इनसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये तुमने $130 बिलियन का जो बोझ हम पे लादा है, ये खाया किसने है और दे हम रहे हैं? 107 रुपए, मियाँ साहब ये तो आखिर में हम आएंगे ना, 1 लीटर पर 107 रुपए, जो ठीक कहते। जब ये हालत होगी आपकी मैशत की, तो फिर आप हार्ड स्टेट कैसे बनेंगे? जो है वो इस पर आज जोर दिया गया है कि जितनी भी दहशतगर्दियां हैं, जिसको किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी है, माशी दहशतगर्दी है, या जो दहशतगर्दी हो रही है जिसमें मासूम जानों का ज़िया हो रहा है, उस तरह की दहशतगर्दी है, तमाम दहशतगर्दियों से जो है वो निपटा जाएगा। और अब ये फैसला हो चुका है और या आज सियासी क़यादत से भी इस चीज़ की मोहर सख्त हो चुकी है कि अब ये ऑपरेशन बहरहाल होना है। अब जो है वो दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में हों, वो पाक अफ़गान बॉर्डर पे हों, पाक ईरान बॉर्डर पर हों, जहाँ भी उनके ठिकाने हुए उनको तबाह कर दिया जाएगा और उनको पहाड़ों के अंदर जो है वो मारा जाएगा। उनकी लॉजिस्टिक रोकी जाएगी, उनकी जो सप्लाई लाइन रोकी जाएगी और सप्लाई लाइन रोक कर जो है वो उनको बाकायदा तौर पर घेर कर जो है वो मारा जाएगा। इस हवाले से अफ़गानिस्तान से दोबारा बात की जाएगी और आज जिस चीज़ पर जोर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से दोबारा बात की जाए और ईरान से भी बात की जाए और ख़ास तौर पर भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब किया जाए और इंटरनेशनल सतह पर जो है वो इस चीज़ को उजागर किया जाए और साथ साथ जो दहशतगर्द का पीछा किया जाए, एक आखिरी दहशतगर्द तक जो है उनका पीछा किया जाएगा। एक जो चीज़ साहब ने बात की है, आज जो मामला वहां पर देखने में आया। जी आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं अपना टेक देता हूं आपको। जी बात मुकम्मल करें। लेकिन कायद साहब आज जो वहाँ पर देखने में आया वो ये था कि सियासी जमातें तो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसके रवैये पर जो है अफसोस का इजहार किया गया। और देखें कल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐलान किया गया था और उन्होंने एक पूरे अपने 14 रुकनी वफ्द जो है उसका भी ऐलान कर दिया था कि वो शामिल होगा, लेकिन रात गए जो है वो ऐलान कर दिया गया कि हम शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने उसकी शर्त ये रखी कि बानी PTI को जो है वो पेरोल पर रिहा किया जाए या बानी PTI से हमारी मुलाकात कराई जाए। और इस हवाले से आज बड़ा अफसोस का इजहार जो है वो किया गया है और वज़ीर आज़म ने भी इजहार किया है इस हवाले से और तमाम शुरका ने अफसोस का इजहार किया। और आम तौर पर यह देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये PTI की एक सियासी और कौमी गलती है, इसको तस्वर किया जा रहा है। आपने आज गौहर अली खान कायद साहब सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी का फैसला था, उनको मानना पड़ा। और ये आज PTI को वहां जाना चाहिए था, वहां अपना मौकफ पेश कर। ये तो आपकी ठीक है, ये राय है और लोगों की भी राय होगी, तो क्यों जाना चाहिए था? क्या 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 देखें कौन सी स्पेस छोड़ी है गवर्नमेंट ने उनके लिए, मुझे बताएं कि वो एक सियासी कैदी हैं, जाहिर है सियासी कैदी हैं, जो केस हैं आपके सामने हैं, उनको मिलने भी नहीं आप देते। उनकी अपोजिशन अगर कोई जलसा करना चाहे तो अगले दिन आप जलसे की इजाज़त नहीं देते। तो मतलब ये है कि अगर आप सियासी स्पेस अपोजिशन को नहीं देंगे तो वो नहीं आएंगे, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। बहरहाल आपका सोलो फ्लाइट चल रही है, आप चलाएं जब तक चलती है, मतलब मगर ये गिले हाँ मेरा ख्याल है अनकॉल्ड फॉर हैं। मगर आर्मी चीफ की बात ठीक है कि जो गैप्स हैं और भाई उसकी तरफ ध्यान दें, अपोजिशन को छोड़ें। वो तो आपको वैसे ही मिल गया है, जिसे कहते हैं ना वो क्या होता है गेम में, आपको वॉक ओवर मिल गया है, वो तो आप वॉक ओवर एंजॉय करें अपना। मगर सवाल ये है कि आज इस इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर पर सिविलियन लीडरशिप कहाँ खड़ी है? कौन सा विजनरी लीडर है आपके पास? आर्मी चीफ गलत क्या कह रहे थे कि यार कुछ आप भी कुछ कर लो,
मतलब ये तो बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है ना। इससे पहले जो ISPR के जो DG हैं वो कहते हैं स्मगलिंग बंद करो और ये माशी दहशतगर्दी बंद करो, ये जराइम बंद करो, ये जो कारों का भी मेरे ख्याल में उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो नॉन कस्टम पेड कारों का, अगर मेरी यादाश्त मुझे इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी वेल, तो शायद उन्होंने ये बात भी, यानी तमाम उन जराइम का उन्होंने जिक्र किया जो हमारे सामने है। मनी लॉन्ड्रिंग बंद करो, उनका मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल ठीक है। सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड सर होनी चाहिए, बिल्कुल एक जो है वो सारे सब जो सियासी क़यादत है उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अगर कोई सियासी लीडर अंदर है तो उसको बाहर आना चाहिए, उसको जो किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जो PTI है वो क्या किरदार अदा करती है, उसका क्या रवैया है। जो वज़ीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर, वो कल कह रहे थे कि हम अफ़गान जो हैं उनको वहाँ पर भेजने के उसमें मूड में नहीं है और उनको वापस नहीं भेजना चाहिए और उनको जो है वो वापस यहाँ पर ही रहने देना चाहिए। ये कौन कैसा रवैया है? तो एक और बात, वो हमारे गले काटें, वो हमारे जो हम लोगों को मारें और वहाँ से दहशतगर्दी, मैं एग्री करता हूं, ये भी ना करें कि वो उनको 40 साल हमने उनको पाला है और फिर वो वापस ना जाए। मियां साहब, इस तरह के मैं कहता हूं यहां से क्यों शुरू करते हैं। ये जो अफगान पॉलिसी बनी थी, कौन पॉलिटिकल लीडर था जियाउल हक के साए तले जिस दिन हम गए थे 26 अपना उस इनकलाब को बर्बाद करने के लिए? मैं ये कह रहा हूं कि भाई फिर सबको सामने कटहरे में ले आए, गंडापुर को भी ले आए। भाई तुम क्यों नहीं इनको वापस जाने देते? फिर उन लोगों से पूछें जिसके बारे में कहा जाता था कि जो दहशतगर्दों से, आलमी दहशतगर्दों से इलेक्शन के फंड लेते रहे और उनको भी तो पकड़ के लाएं। शुरू से इस ईवल को खत्म करें। और गंडापुर साहब आप भी हमें बताएं क्यों नहीं हम इनको वापस भेज रहे हैं, क्या दलील है आपकी? आए आर्ग्यू करें हमारे साथ। तो मैं ये कहता हूं कि हु हैज टू पुट हमारा घर इन ऑर्डर में किसने लेके आना है? ये सब मैंने और आपने लेके आना है और हम तब तक नहीं ला सकते जब तक अपनी गलतियों का इदराक न करें। ये सब अपनी गलतियां तो माननी पड़ेंगी ना। अब वक्त जो है वो दहशतगर्दी यार वो तो हमारी फौज कुर्बानियां देगी, अब उन्होंने करना है, इन्हें तक नहीं होना। नहीं, इनसे तो कुछ भी नहीं होना, करना तो फौज ने जाके शाते भी फौज ने देनी है, अवाम भी मारे जाएंगे इसमें करना है। और तो ये किस चीज की तनख्वाहें लेते हैं भाई? और ये झंडे वाली गाड़ी में क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल चाको चौबंद खड़ी है और तमाम मुसल्लह अफवाज तमाम मुसल्लह अफवाज जो हैं वो बिल्कुल दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उनको यार उनके तो हमारा दिल लहू लहू है। मॉरल जो है सपोर्ट चाहिए। जिनके बच्चे, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। मैंने कई जंगों में अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को, माओं को जो है मुसल्लों पे बैठ के अपने बच्चों की दुआएं मांगते हुए देखा है। मैं भी ऐसी, मगर ये है कि इनको किस चीज़ के लिए आज़म रखा हुआ, ये कब करेंगे? सारा काम फौज पे डाल देते हैं। जी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं इजराइल की बात करेंगे, ट्रंप साहब की बात करेंगे और थोड़ी सी एलन मस्क की भी बात कर लेंगे और एक इंतहाई जो रिप्रेसिव टैक्सेशन की रिजीम है जो आवाम पर है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, ये जो मुतालबा किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, और आपने मुझे ये भी, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा ये रखा था इजलास में शमूलियत के लिए कि पैरोल पर उनको रिहा किया जाए। क्या कोई ऐसी बात या कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि आखिरी खबरें आने तक तो दोनों तरफ से अतराफ जो है वो बिल्कुल न जुम्बत गुल मोहम्मद क्या था, तो वो कोई हिलजुल तो है नहीं। मियाँ साहब सॉरी सब इस वक्त कोई बातचीत जो है वो नहीं चल रही। जो बातचीत चल रही थी वो सारे चैनल जो हैं वो इस वक्त बंद हैं क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में हैं। अभी वो महवे परवाज़ हैं, कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके थ्रू जो है वो बातचीत चल रही थी। अली अमीन गंडापुर जो है वो भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। अभी जो एक दो और भी चैनल थे जिनके थ्रू जो है बातचीत चल रही थी। ठीक है, अच्छा चलें ये तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसे ही उन्होंने हवा में बात कर दी है, मगर बात को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब, एक तो आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ यमन में और हौसियों ने जो है वो एक बिल्कुल सर न झुकाने का अहद कर लिया है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इन रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई के तौर पर जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट होंगे उनके मुताबिक वो उसको हिट करते रहेंगे। और फिर ये जो अफवाह उड़ाई गई थी कि उनके आर्मी चीफ शहीद हो गए हैं, तो वो सामने आके उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो महफूज हैं और ये जंग जारी है। और मुझे ये लगता है, और फिर हमने ये भी देखा कि जो उधर इजराइल, उस पर बाद में आते हैं कि वो गज़ा में उसने दोबारा बर्बरियत का
जो एक और सिलसिला शुरू कर दिया है। और दूसरी बात मियां साहब, हम तीसरी खबर इस पर भी बात करेंगे, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, कि जो फिलीपींस का साबिक प्रेसिडेंट है डुटर्टे, उसने तो गिरफ्तारी दे दी, वो मुकदमा झेल रहा है वहाँ पर। वो जो है पहले तो वो खुद पेश नहीं हुआ मगर उनकी कस्टडी में था, तो उसकी वकालत उसके जो वकील थे वो पेश हुए, अब वो खुद भी पेश होने को तैयार है। तो इसको कोई नहीं पकड़ता। पहले आ जाते हैं हम यमन की बात करते हैं, तो यमन को आप इस तरह देखें, गजा को हमने देख लिया, आपने उसको बिल्कुल रेज कर दिया मगर उसकी हुर्रियत को आप ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी बर्बरियत कर लें, आप यमनियों और हौसियों के जो ना हौसले आप पस्त कर सके हैं और पूरी दुनिया के अमन को आप, और उन्होंने रशियन मिसाइल दागे, उन्हें मिल रही है, दुनिया से कमक मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो गई है या ईरान बिल्कुल फारो हो गया, तो रेजिस्टेंस तो जारी रहेगी और आलमी अमन को इनसे खतरा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि सेल्फ टू, जिसे कहते हैं ना राइट टू, जो डिफेंड योर सेल्फ है, वो तो इनएलियनेबल है, और हौसी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? लेकिन काजी साहब, जो हौसियों ने 2 हमले किए थे, उसके बाद अमेरिका ने पै दर पै हमले किए और अमेरिका ने ये कहा कि अब हमला नहीं करना, अगर कोई हमला करेगा तो उसको तेहरान का हमला जो है वो समझा जाएगा और फिर हम ईरान को जो है वो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि हौसियों ने फौरी तौर पर तीसरा हमला भी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम और भी हमले करेंगे। और आप ये देखने में ये आ रहा है सर, वहाँ पर समंदर के अंदर जो है वो अमेरिका का जो कंट्रोल है, जो वो कंट्रोल लेके आया था और वहाँ पर पानियों पर कंट्रोल उसने कर लिया था, और वो चाहता था कि वहाँ पर गजा पर भी वो अपना कंट्रोल साबित करे। और इस हवाले से ट्रंप ने भी बयान दिए थे, लेकिन वो कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। और अब जो है वो ईरान जो है वो जिसको धमकियां दे रहा था अमेरिका, ईरान भी धमकियों में नहीं आ रहा, वो भी जवाबी उसी तरह की धमकियां जो है वो वहाँ से भी आ रही हैं। और अब लेकिन काजी साहब, अगर जो है वो ईरान पर हमला हो जाता है या ईरान की जानिब से हमला हो जाता है, तो फिर ये जंग जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और ये जंग जो है वो इस खित्ते में, पूरे रीजन में फैल जाएगी। और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि उसमें फिर रूस और चीन भी जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि रूस और चीन ने, आपने देखा कि चंद दिन पहले ईरान के साथ मिलकर जो है वो मशकें भी की हैं, और रूस और चीन जो है वो बिल्कुल इस वहाँ पर अमेरिकी मौजूदगी जो है वो उसको अच्छा नहीं समझते। और उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर अमेरिका जो है वो जारहियत के लिए आया है, ना कि सिर्फ वो तजारत के लिए आया है, बल्कि वो पानी जो है वो तजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चीन की वहाँ पर तजारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए एक बहुत बड़ी जंग मुझे तो नज़र आ रही है कि कहीं वो जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि तेहरान पर जिस तरह अमेरिका जो है पै दर पै उनको धमकियाँ दे रहा है, उस तरह तेहरान की जानिब से भी जवाबी धमकियां आ रही हैं। और हौसी जो है वो नहीं रुक रहे, वो हमले पे हमला जो है वो अब मजीद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जदीद हथियारों से हमला करेंगे और अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनको वहां पर जो है वो समंदर बुर्द कर देंगे। अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर ये जंग जो है मशरक़ वुस्ता से बाहर निकल सकती है। साहब देखे ना, एक बहुत पुरानी सेंग है कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसकी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है। अब जाहिर है अंदर वो मसला तो हल नहीं कर सकते। अब मसाइल, अब जो ट्रंप को अगर हम देखें, ये जब से आया है अब इसकी जो पॉपुलैरिटी है तेज़ी से प्लमेट कर रही है, गिर रही है, और ये अब तकरीबन जो बाइडन से भी ज़्यादा अनपॉपुलर होता नज़र आता है। उधर एक और भी डेवलपमेंट हुई है मियाँ साहब, वो बड़ी अहम है। जब फेडरल कोर्ट ने कहा कि तुमने वेनेजुएलन जो हैं इनको वापस नहीं भेजना, और इसने कहा जी तुम हमें रोक ही नहीं सकते, माशाल्लाह वो भी मुझे लगता है अदालतों की इतनी इज्जत करते हैं जितनी हमारी शराफिया करती है, या उसी समत में वो जा रही है। तो खैर वो उन्होंने फेडरल कोर्ट ने उसको बुला लिया है और कहा कि जी एक्सप्लेन करें कि हमारे हुक्म के बावजूद, जो हुक्म इम्तनाई था, इसके बावजूद आपने वेनेजुएला के ये जो शहरी थे इनको क्यों कोलंबिया भेजा। तो वहाँ भी एक जंग जारी है। ये सब मुझे लगता है कि आज की जो इशराफिया है, चाहे वो किसी मुल्क की हो, वो आइन शाइन के ये तकल्लुफ़ात से मेरे ख्याल में बुलंद तर हो चुकी है। और जिस तरह मैंने कहा कि अब एक कैकिस्टोक्रेसी का दौर है, डेमोक्रेसी का दौर नहीं है। यानी कैकिस्टोस जो है वो यूनानी में बदतरीन या वर्स्ट को कहते हैं। जब किसी समाज में हम देखें कि बदतरीन लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कैकिस्टोक्रेसी है, जो या कैकिस्टोक्रेटिक रूल ही चल रहा है, हम जो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका की रियासत के अंदर भी इदारे आपस में भिड़ गए हैं, और यही तसलसल हमें ऊपर से लेकर नीचे तक नजर आता है। इशराफिया कहती है कि हम किसी कानून के पाबंद नहीं हैं, हम जो मर्जी करेंगे, हम मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डकैती करें, हम स्याह करें, हम सफेद करें, अदालत हमें पूछेगी तो हम जुलूस लेके अदालत की चौखट तक आ जाएंगे। ये मुझे लगता है कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है मियां साहब।
लेकिन कायद साहब मुझे मशरक़ वस्ता में कोई बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हौसियों के हमले जो है वो बढ़ रहे हैं, उधर से ईरान की धमकी है, उधर से इजराइल का जो है वो गज़ा पर हमला है, फिर अमेरिका की वहाँ पर मौजूदगी है, जो शाम में जारहियत बढ़ रही है, और दूसरी जानब मोहम्मद बिन सलमान ने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सऊदी अरब बुला लिया है, और वो कल 19 तारीख है, 19 से 22 तारीख मार्च तक जो है वो दौरा करेंगे सऊदी अरब का, और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ वफ्द भी जा रहा है। तजारत पर तो बात होगी, लेकिन मशरक़ वस्ता पर भी बात होगी, और इस हवाले से जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उस पर भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग जो है वो हो रही है इस खित्ते में। अब वो प्लानिंग जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, क्या वो प्लानिंग जो है वो खैर की तरफ जाती है या जंग की तरफ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वक्त जंग के शोले जो हैं वो भड़क रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, और ईरान की जानिब से एक और बात को मैं आगे बढ़ा दूं। नाजरीन, इस वक्त क्रिमिनल चार्जेस जो है नेतान्याहू का इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये करप्ट लोग इक़्तिदार में पहुंचा दिए जाते हैं या पहुंच जाते हैं किसी तरीके से भी, फिर ये इनके लिए शेर की सवारी बन जाती है। ये उतरे अगर इक़्तिदार से तो उसका इक़्तिदार का शेर इनको खा जाता है, क्योंकि ये जराइम पेशा लोग होते हैं, इन्होंने जराइम किए होते हैं। और ये अब इतना रैम्पेंट हो गया है कि इवन जो ट्रूडू, ये जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, इस पर भी ये इल्ज़ामात थे, मगर उसको उन्होंने दबा दिया कि जी क्या किया कि इसने फेवर्स लेके, तोहफे लेके कुछ कंपनियों को फ़ायदे पहुँचाए, ये कहा गया और प्रेस में भी आया। इस पर तो बिल्कुल नेकेड चार्ज। इसके बारे में तो नेतान्याहू के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इक़्तिदार से निकलेगा तो अदालत में, और अदालत से सीधा जेल में जाएगा। अभी उनके, मुझे अगर मेरा आपसे ठीक है तो एक उनके प्राइम मिनिस्टर अभी भी जेल में है, या उनकी जमानत हो गई है, वो भी माशाल्लाह जेल में रिहाइश पजीर हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो बहरहाल इजराइल एक है तो बर्बरी, तो उसकी रूलिंग क्लास इतनी दरिंदा सिफत है कि हम उसको किसी तरह भी कंडोन नहीं कर सकते। मगर अपने आप को अदालत की पेशी से बचाने के लिए 400 मासूम गज़ा के लोगों को शहीद कर देना, ये किस किस्म के लोग हैं? ये इंसान हैं? ये वैसे तो बड़े स्पेक एंड स्पैन सूट पहन के आते हैं। हाउ कैन दे रिटायर टू वन नाइट स्लीप? लोगों के कत्ल के बाद उनके जो है वो जाके आराम से इन्हें नींद कैसे आ जाती है? और मियाँ साहब, क्या पूरी दुनिया में यही नहीं है कि जराइम पेशा लोग जो है इक़्तिदार में आके फिर उससे चिमट जाते हैं, क्योंकि वो उतरे तो फिर उनके कच्चे चट्टे सामने आ जाते हैं, और फिर पता चलता है कि यार ये जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे ये तो सारे के सारे कोई मनी लॉन्ड्रर था, कोई रिश्वत लेता था। यही नेतान्याहू का भी मामला है मियाँ साहब। देखें कायद साहब, नेतान्याहू जो है उसको मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होगा। वो इसलिए कि नेतान्याहू जो है वो जिस मिशन पर लगा हुआ है, जिस घनौने मिशन पर, बल्कि उसको मिशन नहीं कहना चाहिए, उसको घनौनी कार्रवाई कहनी चाहिए, जिस पर लगा हुआ है, उसके पीछे बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, और वो एक पूरा मंसूबा है जिसकी तकमील के लिए ये सारा कुछ जो है वो मैदान सजा हुआ है। और वो गज़ा को मिलिया मेट करना चाहता है, यमन को मिलिया मेट करना चाहता है, लुबनान को मिलिया मेट करना चाहता है, फिर वो जो है खुदा न खास्ता अरब ममालिक तक जो है वो आना चाहता है, और मुक़द्दस मकामात की तरफ आना चाहता है। ये तो उनका इरादा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो जंगी जराइम की सूरत में कोई नताइज भुगतने पड़ेंगे, उसको गोली लगेगी या कोई जंगी जराइम की बात ही नहीं कर रहा। बात है जंगी इस तरह ही मरते हैं। वो इजराइल की कोर्ट में मतलूब है। मैं ICC या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो अपनी कोर्ट में मतलूब है, और इजराइल में ये प्रेसिडेंट मौजूद है। भला सा नाम अभी शायद याद आ जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह करप्शन चार्जेस में अंदर रह चुके हैं, या आजकल भी अंदर हैं। अंदर तो वो जरूर हुए हैं, ये मैं इसको कंफर्म करता हूं। अब वो हैं या अब उन्होंने अपनी सजा काट ली, अलग बात है। वो अपने मुल्क में मतलूब है अदालतों को, और वो जो ये इमरजेंसी नाफिज करके जो है वो ले लेता है, रिलीफ ले लेता है, वो इजराइल की अदालत उसे अंदर तलब करके पूछ रही है कि ये जो तूने वारदातें की हैं, इधर आ जरा और हमें बता, या तो फिर आके तो जमानत करा एयरपोर्ट पे, कुछ कर। के दरिंदे जो है ना, इनका इलाज तो होना चाहिए। एक दरिंदा हमारे पड़ोस में भी है जिसको मोदी कहते हैं, वो भी देखें ना, वहाँ पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह लगा हुआ है, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, और वहाँ पर दंगे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं मास्टर में, और वहाँ पर जो है ठीक ठाक किस्म के फसाद शुरू हो चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है। ये भी जो दरिंदगी है, और वहाँ पर जो जुल्म जबर के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं अकलीतों पर, ये भी जो दरिंदगी है। और भारत के अंदर जो है वो जिस तरह आग लगी हुई है और आग लग रही है, वो मोदी की दरिंदगी की वजह से लग रही है। इस तरह के दरिंदे जो है, नेतन्याहू जो है वो उस तरह का हो गया, या मोदी हो गया,
ये ना सिर्फ दुनिया के अमन के दुश्मन है बल्कि ये अपने खुद दुश्मन है, अपने खित्ते के दुश्मन है। इनको ये पता नहीं है कि जब आग लगती है तो अपना घर भी जल जाता है। ब्रेक पे जाना है। इंडिया जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के अंदर गर्दी कर रहा है और उसके अंदर भी जो है वो आग लगी हुई है और वो आग जो है उसको भी जला के राख कर देगी 19 से जायद वहां पर जो है वो तहरीकें चल रही हैं। एक तरफ बढ़ रहा हूं और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो दहशतगर्दी है आज की, एक पॉलिसी टूल था बड़ी ताकतों का, जगह जगह पे इन्होंने पैबंदकारी की और इनको रिक्रूट करके तो जहाद के नाम पे जो है वो अपने मफादात हासिल किए और आज ये अजाब और अफरीत है। इससे हमें निपटना है, मगर इसके तारीख़ और ओरिजिन को और इसको प्रमोट करने वालों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो कितने टैक्सेस और लगाने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और कितनी कीमत बढ़ानी है। IPPs को कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता, कैसे लगाए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम दो स्टोरीज करेंगे। एक तो इंतहाई रिप्रेसिव टैक्स रिजीम जो है, जो कि बड़ी सेल्फ डिफीटिंग है और जो है सेल्फ हर्टिंग भी है। और ये जो कहा जाता है कि हम हमारे मुल्क के लोग टैक्स नहीं देते, एक टाइनी माइनॉरिटी शायद देती हो या ना देती हो, मगर इस मुल्क के अवाम जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। आप मुझे बताएं, ये सड़कों पे जो टैक्स लगा हुआ है, पहले हमारे पैसों से सड़कें बनती हैं, फिर हम उस पर जो है चलने का टैक्स देते हैं, फिर उसको जो है वो दोबारा से जब आपको एक और भी बड़ा माशाल्लाह खेल है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बनी बनाई सड़कों को तोड़ के दोबारा बनाना क्यों शुरू कर देते हैं। जाहिर है बताया जाता है कि उसका ऑडिट नहीं होता, वो मेंटेनेंस में आ जाता है, चुनांचे पुरानी सड़कें जो है उन्हें उधेड़ के नया बना दिया जाता है। बहरहाल इस पर बाद में हम डिटेल करेंगे, मगर इस वक्त मियाँ साहब पहले तो मैं दूसरी खबर मलिक रियाज साहब करेंगे कि उनके गिरद गहरा इंतहाई तंग हो रहा है और जो लोग हैं वहाँ परेशान हैं और प्रॉपर्टी की कीमतों के हवाले से भी लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के खदशात हैं। जी मियाँ साहब पहले तो आते हैं, 107 रुपये यार आपने पेट्रोल पे टैक्स लगाया हुआ है इस गरीब आदमी पे हैं, और जो है वो ना कोई आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई, नुमाइशी सी आपने ट्रांसपोर्ट बनाई। दुनिया की महंगी तरीन ट्रेन यहाँ आप चलाते हैं जो फ्रांस में से सस्ती बनी है, चीन में से सस्ती बनी है, और सिर्फ ये 1.5 से 2 या 2.5 लाख लोगों को कैटर करती है 2 करोड़ के शहर में। ना आपने अंडरग्राउंड बनाया, मोटरसाइकिलों का एक तूफान है, बदतमीजी है, बेचारे लोग क्या करें। एक एक गाड़ी के सवार जो है एक पे बैठे होते हैं और एक मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं 5-5 लोग, और वो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो कर रहे हैं। ऊपर से गर्मियां आ रही हैं, इन गर्मियों में जो आपकी जो बिजली के बिल हैं जो उन्होंने ऊधम मचाना है वो अपनी जगह पे है। कोई ऐसी सेंस प्रिवेल नहीं करती कि यार या ये इन्होंने ये तय कर लिया है कि लोग डेड हैं, कभी नहीं उठेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, ना सियासतदान इनके राइट्स की बात करेंगे, ना ये खुद बात करेंगे। सियासतदान भी जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत रिगिंग खेलते रहेंगे, मगर जो हार्ड कोर रियल इश्यूज आम आदमी जो फेस करता है इस पर तो ना मियाँ साहब सियासत हो रही है, ना बात हो रही है, ना टीवी पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। मियाँ साहब कायद साहब, इस वक्त जो पेट्रोल है उसकी कीमत 255 रुपये 63 पैसे है और डीजल की कीमत जो है वो 258 रुपये 64 पैसे है। ये इसकी कीमत नहीं है, ये कीमत इसकी रियल कीमत नहीं है। रियल कीमत मैं आपको बताऊं तो होश उड़ जाएंगे। रियल कीमत 148 रुपये है पेट्रोल की, और जो डीजल है वो 154 रुपये का उसकी जो हकीकी कीमत है। उसमें इस वक्त पेट्रोल पर 107 रुपये का टैक्स लिया जाता है फ़ी लीटर, और जो डीजल है वो 104 रुपये का फ़ी लीटर जो है वो उस पर टैक्स लिया जाता है। 70 रुपये फ़ी लीटर लेवी ली जा रही है पेट्रोल और डीजल पे कायद साहब, सिर्फ लेवी। और इसके अलावा जो मार्जिन है वो 15 रुपये 28 पैसे कस्टम ड्यूटी है, 8 रुपये 64 पैसे डीलर मार्जिन है, 7 रुपये 87 पैसे जो है वो ऑयल कंपनियों का मार्जिन है, और 3 रुपये 33 पैसे एयरलैंड फ्रेट रेट है। ये जो है वो डीजल और पेट्रोल पर लिया जाता है। और ये अगर ना हो, ये डीजल का मार्जिन मिल जाए, अच्छा मियां साहब हम बिजली पे कितना टैक्स देते हैं, उनका मार्जिन मिल जाए, बिजली में कस्टम ड्यूटी भी मिल जाए। बिजली में एक तो जो लूट सेल आजकल पीटीवी पे लगी हुई है, यानी एक सरकारी मीडिया है उस पर आप जो है इतने मिलियंस की तनख्वाहें दे रहे हैं और उनको जो आपके कहने पे मुंह खोलते और मुंह बंद करते हैं। या तो ये हो ना कि भाई चूंकि टीवी तो पूरी आवाम का है ना, उसके 35 रुपए हर उसके जाते हैं, तो ये क्यों जो है इतनी मोटी तनख्वाहों पे आपने रखा हुआ है हमारे पैसों से? क्या आप एक पैरेलल ओपिनियन की गुंजाइश मौजूद है पीटीवी पर? इसको बंद कर दें। अगर वॉइस ऑफ अमेरिका को उसने बंद किया है अपना ट्रंप ने, तो हमें सबसे पहले तो इसे बंद करना चाहिए।
ये क्यों हर गवर्नमेंट, चाहे वो पीटीआई की हो, पीपीपी की हो, इनकी हो। आप इकॉनमी आपकी इकॉनमी पर बड़ी गहरी नजर है। मुशर्रफ दौर से पीडीएल शुरू हुआ था, अब तक जो है वो उसको बाद में पेट्रोलियम लेवी करना शुरू कर दिया गया। वो जो पीडीएल था वो इसलिए था कि नई रिफाइनरी लगाई जाएंगी, यूरो 2 यूरो 5 तक जाएगा पेट्रोल। क्या नई रिफाइनरी लगी? वो जो पीडीएल इकट्ठा हुआ कई 100 अरब रुपया, वो कहाँ गया? वो अब कई 100 नहीं, मुझे एक और बताएं है, वो कहाँ गया? एक और चीज मेरे साहब याद आ गई, इकट्ठा किया गया। ये जो 70 रुपए फी यूनिट जो है, नहीं, जो गैस पे सेस था, इकट्ठा किया जा रहा है। मीर साहब एक सेस था ना, गैस की डेवलपमेंट के लिए भी एक किसान दिया करता था ना, वो पैसे किधर गए? वो जो मिले उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। गैस सेस डेवलपमेंट सरचार्ज जो है वो 400 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था, और वो पूछा गया था एक कमेटी के अंदर, इजलास के अंदर, कि वो कहाँ गया। किसी को मालूम नहीं था वो कहाँ गया, वजारत खजानों को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया। अच्छा भाई मियां साहब, बात ये है, ये देखें ना, ये खबर आप देख रहे हैं, होता इस वक्त देखें, ये है ना वर्किंग क्या कहते हैं, वर्क फोर्स हाईली। काजी साहब, जी सर, काजी साहब, जी बात मुकम्मल करें जल्दी से। इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 148 रुपए या 50 रुपए होनी चाहिए, और इस वक्त डीजल की कीमत जो है वो 154 रुपए लीटर होनी चाहिए। साहब ये एक सूरत में है, फेयर डील जो है वो ये है एक सूरत, इसकी एक सूरत हो सकती है। डॉक्टर हफीज पाशा ने जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फिगर दी थी कि 16 से 23 बिलियन डॉलर में हम पालते हैं इनको, ताकि ये इस मुल्क को मिसमैनेज करें, ताकि इस मुल्क में ना ये दहशतगर्दी को अपरूट कर सके, और हमें हमेशा फौज के जवान जो हैं उनकी कुर्बानियां देनी पड़ें, जो दे रहे हैं, फुट सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अगर ये पैसा 16 बिलियन, देख 52 आपने वजारतें रख रही हैं, और मैं अगर एक वजीर का कसीदा पढ़ना शुरू करूं तो लोग अंगुष्ठ बदना रह जाएं कि किस तरह जो है कौन कौन लोग कैसे कैसे तरीकों से वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं अब क्या अर्ज करूं उस बारे में। तो अगर आप ये इनको, हम इनकी जो ये लेते हैं हमसे जो पैसा इस मुल्क से, ये जो जैसे आप कहते हैं सब्सिडीज लेते हैं, टैक्स नहीं देते, सबसे ज्यादा बड़ी पेंशन किसकी हैं पूछें जरा। आप ये कहते हैं हम पेंशन खत्म कर देंगे उन मेहनत कशों की और आवाम की जो 60-60 साल इस मुल्क को देते हैं, और हम उन्हें रुलने के लिए बुढ़ापे में वहां ले जाए, ये तजावीज़ आ रही हैं। आज वो इन्होंने कहा जनाब कि ये जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं, एक मीटिंग हुई, जी मियां साहब, मैं उस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि अब आबादी का जो पैमाना था उसको खत्म कर दिया जाए। मैं एक बात, अच्छा मैंने आपसे बात पूछनी है मियां साहब, फिर देर हो जाएगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मलक रियाज साहब इसके साथ क्या होने जा रहा है? सर, मलक रियाज साहब के साथ होने नहीं जा रहा, हो चुका है। जो मलक रियाज के जो जितने भी बहरिया टाउन हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, और गाफ सिटी है, कराची है, लाहौर है, जितने भी बहरिया टाउन्स हैं उनकी जो जायदादें हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं, जो रिहायशी हाई राइज बिल्डिंग है उनको मुंजमद कर दिया गया है, गाड़ियों को मुंजमद कर दिया गया है, जो उनके अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो चुके हैं, और उनमें जो जितनी भी सरमायाकारी इस तरह उनकी है या किसी और की है उनको तहवील में ले लिया गया है। और ये कहा गया है नैब की जानिब से कि जो भी सरमायाकारी करेगा दुबई में वो मनी लॉन्ड्रिंग की ज़िम्मे में आएगा, और इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये कार्रवाई होनी नहीं है, वो हो चुकी है। अब बहरिया टाउन जो है वो सरकार की तहवील में आ चुका है। अच्छा, कुछ और भी खबर है आपके पास मियां साहब? आखिरी लम्हात है, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप दे दें। देखें काजी साहब, अब जो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर 8 ट्रिलियन डॉलर के जो मदनियात के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, और इस हवाले से डॉक्टर मुसद्दिक जो कि अब साबिक वज़ीर पेट्रोलियम हो चुके हैं, चंद दिन पहले वो वज़ीर पेट्रोलियम थे, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर 6 ट्रिलियन अरब डॉलर के जो है वो ज़खायर मौजूद हैं मदनियात के, और इस हवाले से पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें दुनिया भर से जो सरमायाकार हैं उनको मदऊ किया जा रहा है, और वो पाकिस्तान में आकर जो है सरमायाकारी करेंगे। एक बड़े दिलचस्प फिगर सर, पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी है वो 415 अरब डॉलर की है, और ये 8,000 अरब की है। ठीक है, मैं मियां साहब एक बात, 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन के ज़खायर है। एक सबमिशन मियां साहब ये मौजूद हैं, मगर इन मादनियात और हमारे दरमियान एक दीवार चीन है ठेकेदारों की, ये उसको अबूर करके आवाम तक पहुंच पाएंगे, और ये जो रोज़ ये जो हमें ख्याली पुलाव बनाते हैं। बहरहाल जी हाँ, मगर ये मैं कह दूं
कि ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। आज फैसला हो चुका है कि ये मादनियात जो हैं वो निकाली जाएंगी, और ना सिर्फ निकाली जाएंगी बल्कि इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और $5 बिलियन से ये शुरू की जाएगी एक्सपोर्ट, और ये $30 बिलियन तक इसका हजम बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो साथ साथ इसका हजम भी बढ़ाया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो मैंने क्लोजिंग करनी है मियां साहब, मुझे क्लोजिंग करनी है, और मैं क्लोजिंग में एक बड़ी समिट होने जा रही है। मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ, और वो इस शेयर पे करना चाहता हूँ कि किसी सेंचों के तमन्नाए समर में ये सब्र का पौधा तो न फूला न फला है। ये निकलेंगे, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इसी बात पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।